नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज हम अध्ययन करेंगे जो हमारा टॉपिक चल रहा था, राजस्थान में अफवाह तंत्र। और अफवाह तंत्र की दो वीडियो हमने जो है डाल दी है यूट्यूब चैनल पे, प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगी। अगर नहीं देखी है आपने तो सबसे पहले उनको आप देखिएगा, उसके बाद में नेक्स्ट ये वीडियो देखिएगा, आपको बाद में ये आराम से समझ में आ जाएगा। जो हमारा टॉपिक चल रहा था अपोह तंत्र, उसके अंदर हम जो तीन अपोह तंत्र पढ़ने वाले हैं उनमें से एक तो अपोह तंत्र हमने कंप्लीट कर लिया था, जो आंतरिक अपोह तंत्र है। दूसरा अपोह तंत्र हमने स्टार्ट कर रखा था, जो अरब सागरीय अपोह तंत्र है। उसके अंदर भी कुछ जो नदियां हैं हमने पढ़ ली थी, जैसे पश्चिमी बनास नदी हमने कंप्लीट कर ली थी, माही नदी भी कंप्लीट कर ली है। आज की इस क्लास में हम दो और जो मुख्य नदियां हैं उनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। एक तो साबरमती नदी पढ़ेंगे, और एक अपनी जो है लूनी नदी, जो पश्चिमी राजस्थान की मुख्य नदी है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे इस क्लास के अंदर है। तो ये पार्ट 2 है अरब सागरीय नदियों का, और पार्ट 1 इसका पहले आ चुका है, तो वो भी आप जरूर देखें। सबसे पहले हम जो है बात करेंगे साथियों लूनी नदी की, जो मुख्य रूप से जो अपनी पश्चिमी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान की मुख्य नदी है, पश्चिमी राजस्थान की मुख्य नदी है, उसके बारे में अध्ययन करना है हमें। सबसे पहले बात करें तो वही पैटर्न रहेगा हमारा कि इसके कोई जो उपनाम है, इसका उद्गम कहाँ से होता है, बहाव क्षेत्र किन जिलों के अंदर है इसका, या फिर इसके किनारे क्या क्या चीज़ें हैं, कोई बांध है, या फिर ये कोई किसी में जाके किसी नदी में जाके कोई त्रिवेणी संगम वगैरह बनाती है या नहीं। तो इस प्रकार से जो पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात की जाए तो हम देखेंगे इसके अन्य नाम, यानी दूसरे नामों की बात करेंगे, उपनाम या अन्य नाम। तो सबसे पहला आता है, जब इसका उद्गम होता है नाग पहाड़ अजमेर से, उद्गम है इसका नाग पहाड़ अजमेर, तो उस नाग पहाड़ से जो एक स्थान है गोविंदगढ़, नाग पहाड़ से गोविंदगढ़ तक इसका जो नाम है वो है साकरी नदी। आपसे पूछ लिया जाए तो उद्गम स्थल से, उद्गम स्थल पर इसका नाम क्या था, तो इसका नाम था साकरी नदी के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है लवणवती नदी। लवणवती नदी या फिर इसको बोलते हैं आदि खारी या आदि मिठी, दोनों ही एक ही कारण है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है साथियों, जब ये उद्गम स्थल से लेकर एक स्थान है बालोतरा, बालोतरा, वहां तक इसका पानी मीठा होता है, वहां तक इसका पानी मीठा होता है। इसके बाद में वहां रेगिस्तान के अंदर जो मिट्टी के अंदर है लवण की मात्रा ज्यादा होने के कारण वो लवण उस पानी में, लूनी नदी के पानी में घुल जाता है, और उसका पानी जो है खारा हो जाता है, लवणीय हो जाता है। इसलिए इसको बाद में खारी नदी के नाम से या लवणीय नदी के नाम से, आदि खारी, आदि पहले मिट्टी थी बाद में खारी हो गई, तो आदि खारी आदि मिट्टी नदी के नाम से इसको जाना जाता है। इसको लवणवती नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखें। अब एक आता है सागरमती नदी। सागरमती नदी जब इसका उद्गम होता है तो इसको सागरमती या फिर साकरी के नाम से जाना जाता है। इसका प्रारंभिक नाम है साथियों, ध्यान रखें, लूनी नदी, जो कि इसके नाम है साकरी नदी है, लवणवती नदी है, आदि खारी आदि मीठी नदी भी बोलते हैं इसको। जो अपनी है सागरमती नदी के नाम से इसको जाना जाता है। एक तो सागरमती है, एक साबरमती है, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, सागरमती तो है जो लूनी की लूनी का उपनाम है, ये ध्यान रखें। ठीक है, उद्गम इसका मैंने आपको बता ही दिया है, जो नाग पहाड़ है अजमेर के अंदर, वहां से इसका उद्गम होता है। जो नाग पहाड़ है उसको नाग पहाड़ क्यों कहते हैं भी? क्योंकि जो अजमेर शहर है उसके चारों ओर, जो अजमेर शहर है अपना राजस्थान का मध्यवर्ती, उसके चारों ओर जो पहाड़ियां हैं वो सर्पिलाकार के अंदर हैं। सांप की जो आकृति होती है सर्पिलाकार के अंदर होने के कारण, सर्पिलाकार के अंदर ये पहाड़ियों की आकृतियां हैं, इस कारण इसको क्या कहते हैं, नाग पहाड़ कहा जाता है। नाग पहाड़ इसको बोलते हैं, ये ध्यान रखिए अपने, नाग पहाड़ इसीलिए कहा जाता है, इस नाग पहाड़ से ही इस लूनी नदी का उद्गम होता है। अब इसके बाद में साथियों बात करें अगर हम इसके बहाव क्षेत्र की, तो इसका बहाव आपको पता चल गया है कि उद्गम कहाँ से होता है, नाग पहाड़ से उद्गम होता है। फिर ये अंतिम रूप से अरब सागर में गिरती है। तो अरब सागर में जाती है तो रास्ते में कौन कौन से जिले से होकर गुजरती हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो बात करें साथियों इसके अंदर कि इसका बहाव क्षेत्र,
बहाव क्षेत्र अजमेर नागपाड़ से इसका उद्गम हो गया। इसके बाद में ये नागौर में जाती है, फिर ब्यावर में जाती है, फिर जोधपुर ग्रामीण में, फिर उसके बाद में बालोतरा में, फिर बाड़मेर में और फिर सांचौर में। अंतिम रूप से ये जो है अरब सागर में जाती हैं, गुजरात में चली जाती हैं। और गुजरात में मैंने आपको बताया था अरब सागर के दो भाग हैं, एक तो खंबात की खाड़ी है और दूसरा जो है जो कच्छ का रन है। जो कच्छ का रन है उस कच्छ के रन के अंदर है वो ये अपनी लूनी नदी है अंतिम रूप से विलय हो जाती है और ये गुजरात के अंदर है। ये अरब सागर का ही भाग है, अरब सागर का ही भाग है, ध्यान रखें। अरब सागर के मैंने आपको दो भाग बताए थे, एक तो है साथियों कच्छ का रन, कच्छ का रन जो है, दूसरा है, दूसरा भाग है वो है खंबात की खाड़ी। कौन सा? खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी है दूसरा, खंबात की खाड़ी है। तो ये जो अपनी अरब सागर के कच्छ के रन के अंदर विलुप्त होती है, कच्छ के रन के अंदर है अंतिम रूप से पानी डालती है लूनी नदी। ठीक है, इतना ध्यान रखें। नेक्स्ट है इसकी कुल लंबाई कितनी है। कुल लंबाई बोले तो जहां से इसका उद्गम होता है, नागपाड़ से उद्गमित होकर ये जो अंतिम रूप से कच्छ के रन में गिरती है, अपना पानी ले जाती है, तो टोटल इसका जो है 495 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, ये कुल लंबाई है साथियों। इसके अलावा बात करें जैसे नाग पहाड़ से लास्ट में जो सांचौर है वहां तक की लंबाई देखें तो 330 किलोमीटर है। ये है केवल राजस्थान के अंदर है, केवल राजस्थान के अंदर है, केवल राजस्थान के अंदर है। इसके अलावा 330 और 495, तो बाकी का जो हिस्सा है वो गुजरात के अंदर इसका जो अपवाह क्षेत्र है, ध्यान रखें। इसके बाद में बात करें जो हर एक नदी की हम विशेषता पढ़ते हैं तो लूनी की भी विशेषता हमें देखनी है। तो इसकी विशेषता क्या है? लूनी जो है पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, डाल लेना। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है वो लूनी है, क्योंकि ये पश्चिमी राजस्थान में ही इसका बहाव है, इस कारण। सेकंड बात करें, लूनी नदी से बाढ़ आ जाती है, और बाढ़ आती है राजस्थान में दो ऐसी नदियां हैं जिनसे बाढ़ आती है, वहां के उस नदी के पेटे से, यानी उसका जो बहाव क्षेत्र है उससे नीचे दो नगर हैं, दो नदियों में ऐसी स्थिति बनती है। एक तो है लूनी नदी है और एक अपनी उत्तरी राजस्थान के अंदर है जो शिवालिक की पहाड़ियों से आती है, घग्गर नदी। इन दोनों से जो यहाँ पे क्षेत्र हैं, जैसे घग्गर के अंदर बात की जाए तो घग्गर के अंदर हनुमानगढ़ एक क्षेत्र है जिसमें बाढ़ आ जाती है अगर पानी ज्यादा आ जाए उसमें। और इसी प्रकार जैसे लूनी है तो लूनी में अगर नाग पहाड़ियों में अगर बरसात ज्यादा हो जाए तो वहां से जो इस नदी का पानी इसके अंदर ज्यादा आता है तो पानी जो बहाव है वो आगे जाता है, और नीचा क्षेत्र है बालोतरा जो कि बाड़मेर का हिस्सा हुआ करता था, बालोतरा अलग बन गया है अपना। तो ये बालोतरा है बाड़मेर, जहां पे बाढ़ आ जाती है किसके कारण? ये लूनी के कारण आती है, लूनी नदी के कारण। इसी प्रकार अगर बात करें दूसरा बाढ़ वाला क्षेत्र है वो है घग्गर नदी के कारण, साथ में याद रख लेना नोट डाल के, घग्गर नदी के कारण है हनुमानगढ़ के अंदर आ जाती है बाढ़, हनुमानगढ़ के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बात करें इस जो नदी के किनारे क्या क्या चीजें हैं, इसके किनारे जो कोई बांध वगैरह है या सभ्यता वगैरह है। तो सबसे पहले बात करें तो जो घग्गर नदी सॉरी लूनी नदी है, उस लूनी नदी के किनारे है एक सभ्यता विकसित हुई है, वो हुई है तिलवाड़ा सभ्यता, जो कि वर्तमान में बालोतरा के अंदर है साथियों। अब बात करें यहाँ पर एक क्षेत्र भी है समदड़ी, समदड़ी बालोतरा के अंदर है। एक है यहाँ पे बिलाड़ा जो कि जोधपुर ग्रामीण में आता है वर्तमान में। ये इसके किनारे जो विकसित हुए क्षेत्र या फिर जो विकसित अभी जो जिले वगैरह हैं वो हैं, स्थान हैं वो हैं। ठीक है, अब इसके अलावा बात करें साथियों इसके ऊपर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं। ठीक है, तो बांध भी आपको ध्यान में रखना है। इस नदी की विशेषता आपने देख ली है और किनारे क्या क्या चीजें हैं वो भी हमने देख ली है, सभ्यता हमने देखी है, कौन सी है? तिलवाड़ा सभ्यता है। अब देखते हैं इस पर बांध कौन कौन से हैं। चलिए इस पर बांध की बात करें तो एक बांध है इस पर, कौन सा? पिच्याक बांध है साथियों, ध्यान रखें पिच्याक बांध पूछा जाता है। पिच्याक बांध कौन सी नदी पर है? तो लूनी पे है कहां पे? तो ये जोधपुर ग्रामीण में है। आपको मैंने जब बहाव क्षेत्र बताया था तो तब बताया था कि हाँ लूनी जो है जोधपुर ग्रामीण में भी जाती है। अब बात करें यहाँ पे अगला पॉइंट, लूनी नदी जो है उसकी सीमा है, लूनी नदी है उसकी पूर्वी सीमा है, उसका निर्धारण किया जाता है। एक पहाड़ियां हैं जो आरपीएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड के अंदर आया हुआ है कि
जो लूनी नदी है उसकी पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन सी पहाड़ियों के द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन में आपको वहां पे कलम्बरा डूंगर दिया हुआ था, कलम्बरा डूंगर है। ये पहाड़ियां हैं साथियों, ये पहाड़ियां हैं। है कहाँ की पहाड़ी? तो ध्यान रखिए अपने, कहाँ की है ये? पाली की है। पाली की पहाड़ियां हैं कलम्बरा डूंगर के नाम से जिन्हें जाना जाता है। कलम्बरा डूंगर जो कि लूनी की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। पूर्वी सीमा का, लूनी की पूर्वी सीमा का निर्धारण कलम्बरा डूंगर पहाड़ियों के द्वारा जो पाली के अंदर है। ठीक है, अब बात करें, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, अगला पॉइंट है राजस्थान के जो कुल अपवाह है राजस्थान का, उस कुल अपवाह तंत्र के अंदर जो लूनी नदी है उसका योगदान कितना है? राजस्थान के कुल अपवाह में जो लूनी नदी है उसका योगदान कितना है? तो ध्यान रखें साथियों, भारत के क्षेत्रफल का राजस्थान का जो परसेंटेज है ना 10.41%, उतना ही लूनी नदी का राजस्थान के अपवाह तंत्र के अंदर जो हिस्सा है 10.41%, ये देखो 10.41% है वो कुल अपवाह तंत्र के अंदर। तीनों अपवाह तंत्र अगर हम मिला के देखें, आंतरिक अपवाह तंत्र, अरब सागरीय अपवाह तंत्र और बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र को मिलाकर देखें, तो लूनी नदी का जो भाग है, हिस्सा है, वो परसेंटेज के अंदर है 10.41% है। जो कि आपको पता होगा जो भारत है, अभी सीईटी का एग्जाम हुआ था पीछे, उसके अंदर पूछा गया था भारत के क्षेत्रफल का, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, राजस्थान है उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है? तो 10.41% है, या फिर 1/10वां हिस्सा है, 1/10वां हिस्सा है, ये था अपना। तो इसी प्रकार लूनी का भी अपवाह में 10.41%। नेक्स्ट, जो लूनी है उसकी सहायक नदियां, सहायक नदियों से हर एक नदी की आपको सहायक नदी पता होनी चाहिए, है ना? तो उससे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो इसकी सहायक नदियां विशेष रूप से जिससे सबसे ज्यादा बनते हैं वो है जोजड़ी नदी है, ज्वाई नदी है। इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनाए गए हैं आज तक के एग्जाम में। जोजड़ी नदी से क्यों बनाए गए हैं? क्योंकि ये एकमात्र नदी है लूनी की, एकमात्र सहायक नदी, एकमात्र सहायक नदी है जो क्या है, सहायक नदी है। इसके दो पॉइंट हैं, एक मात्रा में दो पॉइंट हैं कि एक तो है ये दाईं ओर से मिलती हैं, बाकी सारी की सारी जो लूनी की जितनी भी सहायक नदियां आपको दिख रही है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, वो सारी की सारी हैं बाईं ओर से मिलती हैं लूनी में। जबकि एक जोजड़ी, जिसे जोजड़ी कहते हैं, जोजड़ी नदी है, एकमात्र सहायक नदी है लूनी की, वो दाईं ओर से मिलती है साथियों, दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी है, दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी है, वाली एकमात्र नदी है ये। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इस सहायक नदी में एकमात्र ये सहायक नदी है जोजड़ी, जो कि अरावली पहाड़ी से नहीं निकलती है, अरावली से नहीं उद्गम होता है इसका, अरावली से इसका उद्गम नहीं होता है। तो इस जोजड़ी नदी का उद्गम कहां से होता है? तो एक गांव है नागौर का, पोडलू गांव, कौन सा है? पोडलू गांव, उस पोडलू गांव की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। पोडलू, पोडलू गांव है और ये कहाँ का है? नागौर का है साथियों। इस पोडलू गांव से इसका उद्गम होता है, अरावली से नहीं होता है, इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट, दूसरी सहायक है ज्वाई नदी। ये ज्वाई नदी राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध, ज्वाई बांध 81 मीटर ऊंचा है, वही है ये ज्वाई नदी। ठीक है, नेक्स्ट है लीलड़ी नदी है, फिर है मीठड़ी है, बांडी नदी है, सूकड़ी नदी है, गुइया नदी है, शागी नदी है। ये सारी की सारी जो है लूनी की सहायक नदियां हैं साथियों, लूनी की सहायक नदियां हैं। सहायक नदियों में आपसे पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सी लूनी की सहायक नदी है, निम्न में से कौन सी लूनी की सहायक नदी नहीं है। इस प्रकार से आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखें अपने। नेक्स्ट, अगला पॉइंट है अपना, लूनी की जो लूनी नदी है उसकी सहायक नदियां हैं, उनमें एक एक नदियां जैसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट नदियां हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल हम देख लेते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है अपने। पहली जो मैंने आपको बताया है, विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको, कौन सी जोजरी या जोजड़ी नदी है, वो कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम होता है साथियों कहाँ से? पोडलू गांव, नागौर से इसका उद्गम होता है, पोडलू गांव से। और ये एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम पहाड़ियों से नहीं होता है, कहां से होता है? एक गांव से होता है। कौन सा गांव है? पोडलू गांव है, नागौर। ठीक है, दूसरा बहाव क्षेत्र इसका कहां पे है? नागौर है। फिर जोधपुर ग्रामीण में ये लूनी में मिल जाती है, ये ध्यान रखें। ये बहाव क्षेत्र वाला नहीं पूछा जाता है, आज तक तो पूछा नहीं गया है। विलेय की बात करें तो ये जोधपुर ग्रामीण के अंदर है, एक खेजड़ली, आपने नाम सुना होगा खेजड़ली जो है, वहां से खेजड़ली
जो गांव है वहां पे इसका उद्गम लूनी में हो जाता है। और लूनी में ये किस दिशा से मिलती हैं, तो ये दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी है। लूनी में जो विलय होता है वो दाईं ओर से होता है। ठीक है, ये ध्यान रखें। अगला, दूसरी जो नदी है वो इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताई है, जवाई नदी। जवाई नदी जो इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से अपने, तो इसको भी ध्यान में रखें। साथ साथ में आप अपने नोट्स भी बनाएं और अपने जो है फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर आपको जो है लगभग आपको यहाँ पे 70-75% आपको कवर करवा दिया है थ्योरी की क्लास से। इसके अलावा आपको थ्योरी निःशुल्क करवाई जा रही है यूट्यूब पे। और इसके अलावा हमने उत्तम पाठशाला जो अपना एप्लीकेशन है वहाँ पे हमने फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है। तो यहाँ पे आप जो है स्टडी पूरा मटेरियल फ्री मिल रहा है, यहाँ पे आप पढ़िएगा उस मटेरियल को और उसके बाद में प्रैक्टिस के लिए आप जो है हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। नाम मात्र शुल्क में आपको टेस्ट सीरीज हमने प्रोवाइड करवा रखी है। उस टेस्ट सीरीज के अंदर साथियों हम जो है आपको टेस्ट लेंगे। हर संडे को आपका टेस्ट होता है 75 क्वेश्चन का हर एक सब्जेक्ट वाइज। और उसके बाद में मंडे या ट्यूसडे को आपको उस जो टेस्ट का है वीडियो सॉल्यूशन दिया जाता है। साथ में उस टेस्ट की जो है पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवाई जाती है ऐप के ऊपर ही आपको। ठीक है, पूरा जो है आपको ऐप के माध्यम से आपको करवाया जाता है प्रैक्टिस। ठीक है, तो वो भी जरूर ज्वाइन करिए, जिसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है। टेलीग्राम का लिंक है या फिर आपको व्हाट्सअप नंबर भी वहां पे हमने प्रोवाइड करवा रखे हैं, तो अभी ज्वाइन जरूर करें। नेक्स्ट है ज्वाई नदी। ज्वाई नदी की बात करें साथियों, तो ये ज्वाई नदी है, गोरिया गांव पाली से इसका उद्गम होता है। गोरिया गांव पाली से। बहाव क्षेत्र की बात करें तो ये पाली है, जालोर है, सांचौर। सांचौर जहां सांचौर जालोर जो नया डिस्ट्रिक्ट बन गया है सांचौर, वहां तक इसका जो है बहाव है, फिर लूनी में मिल जाती है ये। इसके बाद में इस ज्वाई नदी की सहायक नदी है। ज्वाई की सहायक नदी है कौन सी? मंथाई नदी है। मंथाई नदी है। इस पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मंथाई जो नदी है ज्वाई की सहायक नदी है, वहां पे इस मंथाई नदी के किनारे हैं रणकपुर के जो जैन मंदिर हैं। रणकपुर जैन मंदिर जो पाली के अंदर है वो इस मंथाई नदी के किनारे हैं। मंथाई नदी किसकी सहायक नदी है? वो है अपनी ज्वाई की है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, रणकपुर जैन मंदिर कौन सी नदी के किनारे है? तो ये मंथाई नदी है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है विशेषता। इस ज्वाई नदी की विशेषता क्या है? तो ये ज्वाई नदी है ना, वो लूनी की सबसे लंबी सहायक नदी है। सबसे लंबी सहायक नदी की बात करें तो वो है अपनी ज्वाई नदी है। ठीक है, नेक्स्ट ज्वाई नदी के बारे में देखें तो ये जो सबसे लंबी तो है, इसके साथ ही इसके किनारे जो हैं रंगाई छपाई के उद्योग भी हैं। इस कारण क्या है, ये सबसे प्रदूषित नदी भी है। कौन सी? ज्वाई नदी। ज्वाई नदी है, प्रदूषित है। इस कारण आगे चलकर ये लूनी की सहायक तो लूनी में मिलती है, इसके अंदर प्रदूषित जल जाता है बहकर और लूनी में मिलता है, तो लूनी भी क्या हो जाती है? प्रदूषित हो जाती है। पीछे शायद 2015 या 16 का एग्जाम था शायद आरपीएससी का ही, उसके अंदर पूछा गया था लूनी में प्रदूषण का कारण क्या है। तो लूनी में जो अपनी ज्वाई नदी गिरती है, ज्वाई नदी के अंदर, ज्वाई नदी के किनारे हैं वो अपने कारखाने लगे हुए हैं, वस्त्र उद्योग लगे हुए हैं रंगाई छपाई के, तो उस कारण जो है जो अपनी लूनी नदी भी प्रदूषित हो जाती है। ठीक है, तो इसका कारण है रंगाई छपाई उद्योग। ठीक है, इसमें पूछे आपसे ज्वाई नदी या फिर लूनी नदी, तो दोनों का ही कारण यही होगा, क्योंकि दोनों जो है लूनी की सहायक है, ज्वाई है अपनी। जो ज्वाई है, ज्वाई नदी पर एक बांध बना हुआ है, ज्वाई बांध, जो कि पाली के अंदर है, 1946 के अंदर बनाया गया था। और पंडित सॉरी जो अपना राजस्थान है, राजस्थान के अंदर जो अपना पश्चिमी भाग है उसके अंदर सबसे बड़ा बांध है, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। इसे ज्वाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं, इसको बोलते हैं मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। ठीक है, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। और एक सेई परियोजना है, जय सेई जल सुरंग जिसे बोलते हैं, ये भी किससे संबंधित है? ये भी अपनी लूनी नदी या फिर ज्वाई नदी से संबंधित है, सेई जल परियोजना। नेक्स्ट है एक नदी जो सहायक नदी है लूनी की, सूकड़ी नदी। नेक्स्ट है सूकड़ी नदी। सूकड़ी नदी की बात करें साथियों तो सूकड़ी है वो उद्गम होता है इसका, सूकड़ी नदी का देसूरी पाली से। कहां से? देसूरी पाली से इसका उद्गम होता है। और इस सूकड़ी नदी के ऊपर एक बांध बनाया गया है, बांकली बांध, जो कि कहां पर है? जालोर के अंदर है साथियों। बांकली बांध है वो जालोर के अंदर है। अब बात करें जो सूकड़ी नदी है,
सुकड़ी नदी है। इसका विलय होता है समदड़ी बाड़मेर के अंदर है, समदड़ी बाड़मेर में, वहां पे लूनी नदी में इसका जो है विलय हो जाता है। किसमें? लूनी में। ठीक है, तो सुकड़ी भी किसकी सहायक नदी है? लूनी की सहायक है, लूनी की सहायक है। लूनी अपने पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है एक सहायक नदी और है बांडी नदी। बांडी नदी, बांडी नदी की बात करें तो ये भी जो है किसकी है? लूनी की सहायक है। और इसका उद्गम की बात करें हम तो उद्गम होता है पाली की जो पहाड़ियां हैं वहां से इसका उद्गम होता है। नेक्स्ट, बहाव क्षेत्र इसका पाली में है, और पाली में ही लाखर एक स्थान है, वहां पे लूनी में ये मिल जाती है। बांडी नदी पर एक बांध बनाया गया है, कौन सा है साथियों? हेमावास बांध है पाली के अंदर। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। हेमावास बांध कहां पर है? पाली के अंदर है, और बांडी नदी पर है, और बांडी अपनी लूनी की सहायक नदी है। ठीक है, विलय आपको बता ही दिया है, लाखर नामक स्थान पर पाली में जो है लूनी में मिल जाती है ये। ओनली पाली जिले में ही इसका बहाव क्षेत्र है, पाली में ही, पाली की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। लाखर पाली में एक स्थान लाखर जो है उसमें लूनी में जाके मिल जाती है। अगली जो नदी है यहाँ पे अपनी लूनी और लूनी की सहायक नदियां कंप्लीट हो जाती हैं। अब हम पढ़ते हैं जो एक और अपनी अरब सागरीय नदी बची है मुख्य रूप से, वो है साबरमती नदी। उसकी बात कर लेते हैं। साबरमती नदी की बात करें साथियों तो साबरमती नदी है, इसका उद्गम स्थल जो है वो है फुलवारी की नाल। फुलवारी की नाल है, या फिर जिसे कहते हैं गोगुंदा की पहाड़ियां, वहीं पर फुलवारी की नाल है। ये उदयपुर से इसका उद्गम होता है। फुलवारी की नाल उदयपुर में है, वहां से साबरमती नदी का उद्गम होता है। इसके बाद बात करें तो ये इसका बहाव क्षेत्र है उदयपुर, और उदयपुर से ये गुजरात में चली जाती हैं सीधी की सीधी, और गुजरात में जाके अरब सागर का एक भाग जो मैंने आपको बताया है खंबात की खाड़ी, उसके अंदर विलय हो जाती है। खंबात की खाड़ी में इसका विलय होता है। ध्यान रखें, कुल लंबाई है 416 किलोमीटर है। उनमें से इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, आरपीएससी के द्वारा बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन, जो साबरमती नदी है उसका राजस्थान में लंबाई कितनी है? राजस्थान में लंबाई कितनी है? तो राजस्थान में लंबाई पूछी गई है, बहुत बार रिपीट हुई है इसकी। 45 किलोमीटर इसकी लंबाई राजस्थान में है, केवल 45 किलोमीटर, और 416 किलोमीटर कुल है, 45 राजस्थान में है। तो ये किसकी मुख्य नदी कहाँ की हुई? ये राजस्थान की मुख्य नहीं है, ये किसकी होगी? गुजरात की होगी, क्योंकि इसकी ज्यादा जो दूरी है, ज्यादा लंबाई है गुजरात में है, तो गुजरात के लिए ये उपयोगी है। राजस्थान में तो 45 किलोमीटर ही है मात्र, तो ध्यान रखें ये गुजरात की मुख्य नदी है। 45 किलोमीटर राजस्थान के अंदर है, इंपॉर्टेंट डाल लेना इसको। नेक्स्ट, जो अपनी साबरमती नदी है उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो साबरमती की सहायक नदी की बात की जाए तो इन सहायक नदियों में मानसी है, वाकल है, हतमती है, सेई है, वेत्रेई है, मेश्वा है। यहाँ पे जो अपने हतमती, सेई, वेत्रेई, मेश्वा और वाकल, इनसे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। इनसे पूछा गया है कि हतमती किसकी सहायक नदी है? हतमती सेई है, वेत्रेई है, मेश्वा है, निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन में आपको जो नदियां हैं उनके नाम मिलेंगे, उनमें से आपको एक जो है अपनी साबरमती नदी भी मिल जाएगी। साबरमती नदी है वो भी मिलेगी, तो वो अपना राइट आंसर होगा इसके अंदर। ठीक है, ध्यान रखें। नेक्स्ट, जो साबरमती नदी है उसकी विशेषता क्या क्या है? तो उसकी विशेषता की बात करें तो ये गुजरात की मुख्य नदी है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, क्योंकि राजस्थान में तो केवल और केवल 45 किलोमीटर है इसका बहाव है। लगभग 350 प्लस जो है ये गुजरात में इसका बहाव क्षेत्र है, तो ये इसलिए क्या है, गुजरात की मुख्य नदी है। अब इसके किनारे क्या क्या है गुजरात में? गुजरात की मुख्य है, गुजरात के लिए उपयोगी है, तो इसके किनारे क्या क्या बने हुए हैं? तो साबरमती जो नदी है उसके किनारे हैं एक गांधीनगर है, जो कि गुजरात का एक स्थान है गांधीनगर। तो ये इसके साबरमती नदी के किनारे हैं, साबरमती नदी के किनारे हैं। एक है अहमदाबाद जो कि गुजरात का है, साबरमती आश्रम भी इस साबरमती नदी के किनारे हैं, ये ध्यान रखें। अब एक साबरमती नदी से संबंधित एक जल सुरंग भी है जिसका नाम है देवास जल सुरंग। देवास जल सुरंग है जिसके अंदर बात की जाए तो मानसी व वाक्कल नदियां को जोड़कर इसका निर्माण किया गया है, और राजस्थान की ये सबसे लंबी जल सुरंग है साथियों।
ठीक है। राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग देवास जल सुरंग है, और इसका संबंध है वो किस नदी से है, तो साबरमती नदी से है। मानसी और वाकल नदियों को जोड़कर जो है इसको बनाया गया है साबरमती नदी के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। आज की क्लास में हमने जो है मुख्य रूप से दो नदियों का अध्ययन किया है और उनकी सहायक नदियों का अध्ययन किया है। दो नदियों की बात करी, एक तो हमने लूणी नदी देखी है और एक साबरमती नदी देखी है। लूणी जो कि कहाँ पे इसका विलय होता है अंतिम रूप से, कच्छ का रन जो है अपना, कच्छ का रन जो अरब सागर का भाग है, अरब सागर का, वही अरब सागर का दूसरा भाग साबरमती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है। खंबात की खाड़ी, खाड़ी में इसका विलय होता है, ये भी अरब सागर का भाग है। दोनों नदियों के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की है इस क्लास के अंदर। इसके बाद भी कोई आपका डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।